इस प्लान हॉलिडे जब था तो समझो कि ये एक्चुअली हुआ क्यों, इस चीज को समझिए। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारा बिल्कुल फ्लॉप कर जाती है, पूरा का पूरा तुम्हारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा, तब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक गैप ले लेते हैं, एक हॉलीडे ले लेते हैं कि कोई प्लान नहीं चलेगा। अभी बेसिक है कि हमको कुछ ना कुछ हमारा क्या करना है, अपना बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। देश का स्थिति समझिए, उस समय क्या था, आजाद हुआ था देश। अब आजाद देश हुआ था, उसमें भी जो संयुक्त खजाना मिला उसमें से भी 55 करोड़ रुपया गांधी जी पाकिस्तान को दिलवा देते हैं कि भाई पाकिस्तान का भी इस खजाने के ऊपर हक है। तो पाकिस्तान को भी 55 करोड़ रुपया दिला दिया जाता है, तब जाके पाकिस्तानियों के सर पर तिरपाल छत ये सब आता है। बड़ी बुरी स्थिति में थे, लेकिन जो खजाना हम लोग को मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो खजाना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के को दिलवा देते हैं महात्मा गांधी। तो समझो ये स्थिति थी। और अंग्रेजों ने जो डिवीजन किया था वो ऐसा डिवीजन, ये कहां से आवाज आया? सबको हम म्यूट कर देते हैं। कोई कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो हैंड रेज करेंगे। यहां पर अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, जब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो स्थिति थी इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल अंग्रेज थे, क्योंकि उन्होंने जो डिवीजन किया था इंडिया और पाक के बीच में, वो ऐसा डिवीजन था जिसमें अगर बात की जाएगी तो सारे के सारे लोग भारत और पाकिस्तान दोनों के अपने अपने रिसोर्सेज का पूरा उपयोग न कर पाए। इसका भरपूर ध्यान रखा गया था पाकिस्तान के लोग और भारत के लोग कि किसी भी प्रकार ये अपने रिसोर्स को यूज ना कर पाए। तो अंग्रेजों ने जब डिवीजन किया तो डिवीजन करने की अथॉरिटी उनके पास थी कि बांटेंगे तो कौन सा हिस्सा बांटेंगे। तो यहां पर बांटने में उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। तो दिमाग ऐसा लगाओ कि जो बंटवारा होगा भारत और पाकिस्तान का, उसमें भारत को भी कुछ पूरा का पूरा ना मिले और पाकिस्तान को भी पूरा का पूरा ना मिले। तो पाकिस्तान यहाँ मोटो नहीं था, यहाँ इंडिया को पूरा न मिल रहा, ये सबसे मेन मोटो था, क्योंकि सबसे बड़ा टुकड़ा भारत था। तो यहां पर जैसे क्या किया कि कॉटन का मिल है, तो कॉटन का मिल रख दिया गया पाकिस्तान में और कॉटन का उत्पादन का जो इलाका है वो रह गया भारत में। मतलब आप उत्पादन कीजिए लेकिन आप उसको कपड़ा के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मिल तो आपका सारा पाकिस्तान में भेज दिया गया है मैक्सिमम। एक ये कॉटन में प्रॉब्लम थी। जूट में इसका जस्ट उल्टा था, जूट का जो उत्पादन का एरिया था वो पाकिस्तान में रह गया और जबकि उसका मिल को छोड़ दिया गया भारत में। तो इस प्रकार से आपका डिवीजन किया गया, बहुत ही शार्प ये, मतलब विवाद के हर पॉइंट को छोड़ा गया कि जहां जहां विवाद हो सकता था, पॉसिबल था कि वो बीच में विवाद क्रिएट कर सके, वो सारे पॉइंट को उन लोगों ने एक प्रकार से कह लीजिए क्रिएट कर दिया। अभी करतार सिंहपुर कॉरिडोर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। करतार सिंहपुर कॉरिडोर क्या है, ये देखिए, ये इस प्रकार से सीमा भारत और पाकिस्तान की है। तो यहाँ पर सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है करतार सिंहपुर, और यह सिर्फ 4 किलोमीटर से पाकिस्तान में दे दिया गया। अगर ये 4 किलोमीटर इधर से खींच लिया होता तो जहां सिख रहेंगे ही नहीं पाकिस्तान में, वहां ये करतार सिंहपुर रह के क्या करेगा। करतार सिंहपुर काफी महत्वपूर्ण है सिखों के लिए, लेकिन इसको जानबूझ के ऐसा काट के बगल से निकाला कि करतारपुर सिंह चला गया पाकिस्तान में और सिख रह गए इंडिया में। तो सिखों को तो रहना नहीं था पाकिस्तान में, उनको तो मार मार के भगा रहा था वहां से। तो यहां पर स्थिति ये कि पाकिस्तान में सिख रहेंगे नहीं लेकिन करतारपुर सिंह रहेगा। तो यहां पर ऐसे ऐसे मतलब विवाद जहां जहां लगा सकते थे अंग्रेज, वहां वहां अंग्रेजों ने विवाद को खड़ा करने का काम किया। जहां जहां आग लगा सकते थे कि ऐसा बना के जाओ कि भारत और पाकिस्तान लड़ता रहे और लड़के 15-20 साल के बाद बोले कि भैया अंग्रेजी अच्छे थे, हम लोगों से नहीं चलेगा। जब अव्यवस्था फैल जाएगी तब हम वापस फिर से आके इस पूरे के पूरे नेशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे दूसरे किसी रूप में। तो यहां पर इन्होंने ऐसी प्लानिंग की थी, लेकिन ऐसा गलती से हुआ नहीं। बीच में आ जाते हैं 19, पहला तो सबसे पहले यहां पर सरदार पटेल आ जाते हैं इस पूरे प्लान के बीच में, जो सरदार पटेल ने 640 रियासतों का विलय करवा दिया भारत में।
ये इनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि 640 रियासतों का विलय हो पाएगा। तो एक काम तो ये किया गया। दूसरे साइड से दूसरा यहां पर शख्स आ गए लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी की पूरी इंडियन आर्मी को खड़ा करने का काम किया। जब 62 में इंडिया की हार होती है चाइना से, तो उसके बाद पूरा का पूरा फोकस चला जाता है आर्मी को खड़ा करना है। अभी जो आप लोग देख रहे हो कि आपका ब्लैक टॉप हम लोगों ने कब्जा किया है, ये आपका ब्लैक टॉप जो हिल है, इसको कब्जा करने वाली जो बटालियन है लद्दाख वाली, जिसे 22 स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उसका गठन भी उसी आपका 62 के वार के बाद हुआ था। तो 22 स्टैब्लिशमेंट का जो गठन हुआ था, जो लद्दाख के लड़कों से मिलकर बनी हुई है, वह भी बनती है 1962 के वार। तो ये बहुत सारे ट्रुप्स तैयार किए गए, अलग अलग श्रेणियां यहां पर तैयार की गई, वेपन्स खरीदे जाने लगे। तो यहां पर डेवलपमेंट का जो काम था वो तेजी से हुआ आर्मी के साइड से। तो ये दूसरा बीच में रोड़ा बन गए लाल बहादुर शास्त्री ड्यू टू। और साथ में पंडित नेहरू ने दूसरा 5 ईयर प्लान में क्या किया, पंडित नेहरू ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में पंडित नेहरू ने तो पहला तो एचईसी की स्थापना करवा दी, दूसरा उसके बाद आपका दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये 3 बड़े उद्योगों की स्थापना कर दी। अच्छा, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला वाला अगर याद रखने में कभी दिक्कत होती है तो कैसे याद रखोगे, ये देख लो। सबसे पहला राउरकेला, सबसे पहला क्या करेंगे, राउरकेला। तो यहां पर राउरकेला जर्मनी के सहयोग से यह बना था आपका। राउरकेला किसके सहयोग से बना था, जर्मनी के सहयोग से यह बना था। वहीं पर अगर बात करेंगे दूसरा अगर बात करेंगे भिलाई, भिलाई ये किसके सहयोग से बना था, रसिया के सहयोग से बना था। तीसरा बात करेंगे दुर्गापुर, तो दुर्गापुर किसके सहयोग से बना था, ब्रिटेन के सहयोग से बना था। तो यहां पर याद रखिएगा ब्रिटेन के सहयोग से बना था। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा श्वेता, कैसे याद करोगे इसको, याद रखिएगा ये तीनों के तीनों स्टील प्लांट है, तीनों के तीनों स्टील प्लांट है। तो कैसे याद होगा, आर फॉर राउरकेला, जी फॉर जर्मनी। तो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक नेता कौन है, राहुल गांधी। सबसे बड़ा लीडर कौन अच्छा। है, औद्योगिक नेता हमारा राहुल गांधी। राहुल गांधी है जो क्या करता है, आलू से सोना बना सकता है। तो आलू से सोना बनाने वाला एकमात्र है राहुल गांधी। तो आर और जी याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, अब क्या है, राहुल गांधी ही पूरा परिवार में एक ऐसा है जिसको भारत रत्न नहीं मिला है। तो ये हो गया बी आपका भारत रत्न, ठीक तो है। खेत में पिटवा रहा था पक्का। क्या, वो तो बोल रहा था, मतलब यूपी में गया था कहीं, हाँ तो और किसान सब के मतलब पैर में कीचड़ लगा हुआ था ना। हाँ, तो पूछता है कि आप लोग किसान हैं, तो बोलता है हाँ। ओह, आप लोग को कीचड़ में काम करना पड़ता है, हमको वोट दीजिएगा ना तो हम उससे पक्का पिटवा देंगे। सही है, एकदम से पक्का करवा देगा पूरा। कीचड़ में काम करना पड़ता है, खेत भी पूरा पक्का करवाएगा। जी। नहीं, बेचारा का गलती नहीं है, बेचारा को पता नहीं है कुछ भी, वो कुछ भी पता नहीं है उसको कि क्या हमको होता है और क्या होना है, वो कुछ भी पता नहीं है। और राजा का अपना बुद्धि थोड़ी होता है, वो तो उसका सलाहकार जैसा होगा, तो उसका सलाहकार लोग का सब कमाल है। तो यहाँ पर भारत रत्न उसी को नहीं मिला है। बाकी देखो किसको किसको भारत रत्न मिला है गांधी परिवार में, नेहरू जी खुद को दे लिए, इंदिरा गांधी खुद को दे ली, राजीव गांधी खुद को दे लिए। तो 3-3 भारत रत्न है। और ये सबके सब अपने आप को ही दे लिए हैं, सबके सब जब प्रधानमंत्री थे तभी अपने आप को भारत रत्न दे लिए थे। तो केवल बचा हुआ है राहुल गांधी। सोनिया गांधी तो खैर बाहर से है आपका, तो सोनिया गांधी को नहीं मिलेगा। लेकिन भारत रत्न के लिए तो बस यही एक राहुल गांधी है जिसको भारत रत्न नहीं मिला है। तो आलू से सोना बनाने के लिए हम लोग देंगे इसको भारत रत्न। और सारा ये खबर कहाँ छपता है, दैनिक भास्कर में, दुर्गापुर ब्रिटेन। तो ये सारा खबर कहाँ छपेगा,
दैनिक भास्कर में। तो याद रखिएगा, राहुल गांधी भारत रत्न दैनिक भास्कर, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। राउरकेला जर्मनी, भिलाई रसिया, दुर्गापुर ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं हमारा इस प्लानिंग में। अब हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग जो प्लान हॉलिडे लिए उसमें कुछ नहीं काम हुआ। पहला काम यहां पर ये हुआ कि हमारा 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 3 साल तक एक एक साल का योजना चला। किसका योजना चला? एक वर्षीय योजना। तो यहां पर याद रखिएगा, एक वर्षीय योजना चलाई गई। तो एक वर्षीय योजना चलाई गई यहां पर हमारा। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 67 टू 66 टू 67, 67 टू 68 और 68 टू 69। तो 3 यहां पर एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो यहां पर कहीं से भी हम लोग क्या नहीं किए, 5 वर्ष वाला कोई योजना लागू नहीं किए। तो यहां पर याद रखना, 5 वर्ष वाला कोई योजना हमारा लागू नहीं हुआ। तो यहां पर हमारा इस प्रकार से था। तो यहां पर हम लोग ये काम किए थे। अब यहां पर देखो, अब ये क्या होगा हमारा, इक्वल प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर। यहां पर इक्वल प्रायोरिटी किसको दिए हम लोग? एग्रीकल्चर को दिए। तो इक्वल प्रायोरिटी किसको दिए? एग्रीकल्चर को दिए। साथ में उसका एलाइड एक्टिविटीज, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जितना भी काम चलता है तो उनको भी दिए हम लोग, और साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण बदलाव था। तो एग्रीकल्चर भी एक साथ में लेकर चले, दूसरी तरफ से औद्योगिकीकरण भी लेकर हम लोग दूसरे साइड में चले। तो ये हमारा पहला प्लान हॉलिडे में पहला काम किया गया। अब ये प्लान हॉलिडे में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तो पहला इसमें क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, रुपया का अवमूल्यन। तो यहां पर रुपये का अवमूल्यन किए। अब ये अवमूल्यन क्या होता है, यहां पर बात करेंगे। अवमूल्यन यानी कीमत कम करना। तो रुपए का अवमूल्यन किया यानी कि कीमत कम कर दिए। तो इस कीमत कम करने में क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को समझिए। कीमत कम करने में देखो, रुपए का अवमूल्यन कैसे होता है। $1 इज इक्वल टू, अगर बात करेंगे, कभी अगर 60 रुपए था तो हम लोग इसको अब घटा के कर दिए हैं $1 इज इक्वल टू 75 रुपया। तो सरकार ने अवमूल्यन करने का काम किया। जब सरकार को लगता है कि तेजी से ग्रोथ करना है, विकास करना है, तो क्या करती है सरकार, रुपए का अवमूल्यन कर देती है। तो पहले बोल के करती थी, अब चुपके से करती है। अब बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि भारत रुपए का अवमूल्यन करता है तो निश्चित तौर पर जो पड़ोसी इसका कॉम्पिटिटर होता है वह भी अवमूल्यन कर देता है। तो अब यहां पर क्या होता है, ये लोग चुपके से करते हैं, बता के नहीं करते हैं। बताना नहीं है किसी को कि मेरा अवमूल्यन हुआ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अरे देश का इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गया इसलिए रुपया इसका गिर रहा है। तो रुपया गिर नहीं रहा है, अब ये चुपके से अवमूल्यन कर दिया जाता है। कैसे करते हैं, $1 के अगेंस्ट में 60 रुपया पहले देते थे, अब $1 के अगेंस्ट में कहते नहीं भैया हमारा अभी 75 रुपया लेके जाना है, ले जाओ, अभी रेट हमारा रुपया का वैल्यू गिर गया है। हम अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेते हैं कि हमको हमारा रुपया मजबूत नहीं है, हमारा रुपया मजबूत नहीं है, हम स्वीकार कर लिए। और हमारा धीरे धीरे करके 60 से 61 गया, 62 गया, 64 गया, 67 गया, उसके बाद धीरे से 68, 69, 70 गया, और अभी 75, 76 के आसपास पहुंचा दिया गया। तो धीरे धीरे हर महीना 1 रुपया घटाते गए। हम लोग का टारगेट है $1 इज इक्वल टू लेके जाना है कम से कम 95 रुपया तक। 95 तक जाएगा तभी देश का डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर भी जो हमारा 66 से लेके 69 का टाइम है, हम लोग भी यहाँ 35%, 35.5% डिवेलुएट किए थे, लेकिन बोल के किए थे। अब बोल के नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, बोल के लोग करते थे, अब बोल के नहीं करने का सिस्टम है। अब चुपचाप कर देने का है, करना है कर दो, बोलना क्या है। अब बोलने वाला काम नहीं है, काम करके दिखला देना है। अब इसका फायदा क्या होता है हमारा, अवमूल्यन से हमारा फायदा क्या होता है ये देखिए।
डेवलपमेंट इसी से होता है पंकज, ये जो अवमूल्यन करते हैं ना, इसी से डेवलपमेंट होता है। देखो कैसे डेवलपमेंट होगा यहाँ पर डेवलपमेंट ऐसे होगा हमारा कि एक मान लो कोई विदेशी है, ठीक है, कोई विदेशी है, मान लो ओबामा है, ठीक है। अब ये ओबामा है, ये आया है भारत घूमने के लिए, ये अक्सर आता रहता है, ओबामा या बिल क्लिंटन ये सब आता रहता है घूमने फिरने के लिए। तो ओबामा आया, अब ये $1 लेकर आया था, पहले तो उसको 60 रुपया का सामान मिलता था। अब वो इंडिया में आया है तो कुछ ना कुछ खरीदारी करेगा ना, तो पहले वह 60 रुपया, $1 लेकर आता था, 60 रुपया मिलता था, लेकिन अब आता है $1 लेके, उसको सामान मिलता है 75 रुपया का। अब उसको सामान कितना का मिलता है? 75 रुपया का। क्या है, वैल्यू हमारा कम हो गया, 60 से 75 हो गया। डॉलर तो उसको खर्चा उतना ही पड़ा, लेकिन उसको 15 रुपया का ज्यादा सामान मिल गया। अब आप जाते हो बिग बाजार खरीदारी करने के लिए, अब ये बिग बाजार जो खरीदारी करने के लिए जाते हो, आपको 1500 रुपया का शॉपिंग करते हो, आपको कहता है कि आपको 70 रुपया का चीनी हम दे रहे हैं फ्री। आप बोलते हो ठीक है, अच्छा है। मान लो आपका खरीदारी हो गया 2700 रुपया, आपको तो 1 केजी ही चीनी मिलेगा, क्या कि एक 1500 रुपया पर 70 केजी, 70 रुपया का 1 केजी चीनी फ्री था। अब आप क्या करते हो, 2700 रुपया देखते हो कि अरे 300 रुपया और खर्च कर देते हैं तो 3000 रुपया हो जाएगा मेरा, हमको 2 केजी चीनी मिल जाएगा। तो 300 रुपया और कुछ खर्च कर देते हैं, कुछ और देखते हैं, जरूरी आइटम कुछ खरीद लो ताकि मेरा 2 केजी चीनी फ्री हो जाए, 140 रुपया का। तो यहां पर भी वही है कि ये जब देखता है कि हमारा 75 रुपया का सामान मिल रहा है, तो $1 का क्यों खरीदेंगे, हम $4 का खरीदते हैं, तो हमको सीधा सा $1 में 15 रुपया फायदा हुआ, तो $4 में हमको 60 रुपया का फायदा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट $1 का फायदा हो जाएगा, तो $4 में हमको सामान मिल जाएगा $5 का। तो कोई भी इस चीज को करना चाहेगा। तो यहां पर वही चीज होता है नतीजा। अब जब विदेशी हमारा डिमांड बढ़ाते हैं, गुड्स का डिमांड विदेशी हमारे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तब रिजल्ट क्या होता है, तो गुड्स का डिमांड जब बढ़ाते हैं विदेशी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। क्या बढ़ता है हमारा, एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात हमारा बढ़ेगा। अब निर्यात हमारा बढ़ेगा, मान लो 100 चीज का पहले निर्यात करते थे, अब 200 चीज का निर्यात करते हैं, 200 सामान बेचते हैं, तो 100 का निर्यात करने के लिए हमको मान लो 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट रखना पड़ता है। 100 प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 लोग लगते हैं, तो 200 प्रोडक्ट को बनाने के लिए 200 लोग, 20 लोग लगेंगे। सीधा सा है, हमारा एक्सपोर्ट 100 से बढ़ के 200 का हुआ। तो 100 सामान बनाने में 10 लोग लगते थे, तो 200 सामान बनाने में 20 लोग लगेंगे। मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, साथ में हमारा क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा बढ़ता है। श्वेता, ये अजीत कहाँ है आजकल? सौरभ दिख रहा है, गोपाल भी दिख रहा है, अजीत नहीं दिख रहा है, और वो अपराजिता नहीं दिख रही है। ये दोनों कहाँ भाग रहा है? अब आप लोग का सारा एग्जाम निवेदिता हो, सर, हाँ? निवेदिता। अच्छा हाँ, निवेदिता, सॉरी, हम उसका नाम बदल दिए थे। उसका आज उसके यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है तो उसका फोन डिस्चार्ज है। ओहो। अब आप लोग का अजय सारा पता नहीं एग्जाम सर। होगा टाइम पे, अक्टूबर में पीओ होगा, एकदम से आप लोग तय मान के चलिए। तो अब आप लोग कम से कम पढ़ने का रफ्तार, अब आप लोग 6 घंटा अगर पढ़ रहे थे तो अब 12 घंटा कर दीजिए, ठीक है। तो आरआरबी अभी नहीं ना होगा? आरआरबी जो टाइम दिया हुआ है उसमें सारा होगा। तो एडमिट कार्ड आया नहीं अभी तक, फिर कैसे ले लेंगे? हाँ, तो नहीं, जो आपका एडमिट कार्ड तो 1 सप्ताह पहले गिरा देगा, तो जो टाइम आपका दिया हुआ था टेंटेटिव, वो सारा का सारा लेगा। टेंटेटिव डेट के ऊपर सारा एग्जाम हो जाएगा। तो अब आप लोग अगर 6 घंटा पढ़ रहे थे, 12 घंटा पढ़िए। अब भिड़ जाना है इस बार, कम से कम हम लोग को जितना बच्चा पढ़ रहा है, तुम लोग रिजल्ट तो चाहिए, जो एग्जाम देगा 5 बच्चा तुम लोग में से रिजल्ट तो पक्का चाहिए कि हाँ रिजल्ट हो जाए हम लोग का।
और इतना मान के चलो इस बार सीट कम दिख रहा है तो बहुत सारा लोग जो फालतू भर देता है वो भरेगा ही नहीं। अब क्लर्क में आपका दिख रहा है 1500 सीट, तो 1500 सीट में बहुत लोग नहीं भरेगा, लेकिन बतलाते हैं 1500 सीट में भी सिलेक्शन होता है, घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भरता ही लोग नहीं है ज्यादा। तो बस यही काम कीजिए कि फॉर्म भरते जाइए और एकदम से जम के तैयारी करना है। चलो यहां पर हमारा डिवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं, तो डिवैल्यूएशन से क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो दोनों का दोनों हमारा अच्छा हुआ। तो ये डिवैल्यूएशन से हम लोग को फायदा हुआ कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति सुधरी, एक्सपोर्ट सुधरा। अभी हमारा इसीलिए देखोगे 67 से सीधे घटा के 75 रुपया कर दिया है। अब ये 75 से भी देखेंगे 2021 आते आते आपका 75 से आप 80 रुपया पाएंगे, दिसंबर होते होते ये 80 रुपया तक कर देगा ये लोग। एकदम फिक्स प्लान के ऊपर चल रहा है, कोई यहाँ पर आपका इफ एंड बट नहीं है। ये जो 75 रुपया हुआ है ना, हम इस चीज को आज से 4 साल पहले बोले थे कि ये धीरे से 75 रुपया और 80 रुपया के ऊपर जाएगा। उस समय 60 रुपया हुआ करता था हमारा रुपया, हम उसी समय बोले थे, जिसमें 60 से 65 हुआ था तो सब हल्ला मचाने लगा था कि सर इतना रुपया गिर रहा है कैसे होगा। उस समय हम कलकत्ता में पढ़ा रहे थे, तो हम उस समय सीधा तौर पर बोले थे कि बाबू अभी तो 65 गया है, अभी ये 75 भी जाएगा, तुम लोग देखते जाओ। तो 4 साल पहले ही हम बोले थे कि ये 75 जाएगा, और आज भी बोल रहे हैं ये 75 के बाद 85 भी जाएगा। एकदम 85 के लिए तैयार रहिए कि 85 जाएगा, 2 साल 3 साल होते होते ये लोग 85 तक ले आएगा, क्योंकि यही हम लोग का सफलता का कुंजी है, यही सफल हमको बनाएगा। अपना कमजोर रुपया ही हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2 फायदा यहाँ पर होता है, आप लोग को पता हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब एक्सपोर्ट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो तीसरा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा। बताओ तो आज फॉरेन रिजर्व कितना है, जरा बताइए हमको। विदेशी मुद्रा भंडार आज कितना है हमारा? आज का पेपर का न्यूज है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा ऑल टाइम हाई है, 541 अरब डॉलर। 541 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर हो गया हमारा, 541 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। आज के टाइम में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लबालब भरा हुआ है और ऑल टाइम हाई, पिछला 70 साल में इतना कभी भी नहीं रहा। तो आने वाले समय में 5 साल होते होते यह आपका 2023-24 तक होते होते यह आपका 1000 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। तो यह अगला 4 से 5 साल में 1000 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचेगा, और एक अभी 1500 बिलियन डॉलर करीब करीब आपका चाइना का है। तो 1000 बिलियन डॉलर पहुंचा तो फिर बचेगा 500 का ही ना, क्या कि चाइना तो अब डिटोरिएट करेगा लगातार, उसका गिरेगा। तो यहां पर हमारा फॉरेन रिजर्व भंडार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तीसरा अगर बात करेंगे, चालू खाता घाटा भी कम होगा। तो जिसको कहते हैं चालू खाता घाटा, तो ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो यहां पर चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डिफिसिट की बात आ रही है। तो ये क्या होता है हमारा, आयात माइनस निर्यात। तो आयात में निर्यात को घटा देंगे तो जितना पैसा बचता है बीच का डिफरेंस, उसी को कहते हैं चालू खाता घाटा। तो ये कम होता जाएगा हमारा, तो जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारा, ठीक है। और वर्तमान में ऐसा क्यों विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा आयात कम हो रहा है। हम लोग हर तरफ से आयात के ऊपर रोक लगा रहे हैं, तो आयात हम लोग कम करते जा रहे हैं, नतीजा हमारा पूरा का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज हम लोग कर दिए। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज जब हमारा हो गया तो और यहाँ पर क्या था, वही चीज को कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यह घोषणा की गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट टू द कंट्री, यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाना।
और साथ में इंपोर्ट को कम करना, आयात को कम करने के लिए ऐसा किया गया था। नेक्स्ट आएंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब यह 1969 से 74 तक चली है, चौथी पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला इसमें पहला काम क्या हुआ, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन को यहां से और ज्यादा तेजी से स्टार्ट किया गया। तो यहां पर हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। अब ये जरा बताओ, हरित क्रांति के फादर कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कहलाता है श्वेता? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कहलाएगा श्वेता? गोपाल जरा बताओ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में भी और विश्व में भी। देखिए किसी का आंसर आया है। सौरभ बता रहा है मधु। ये शर्मा जी कहां से आ गया रे सौरभ? मधुसंग शर्मा ही कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। कौन होगा? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। तो यहां पर MS स्वामीनाथन ये बनेंगे हमारा, ये है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के पिता। और ये विश्व स्तर पर कौन है हरित क्रांति का पिता? वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया इंडिया में MS स्वामीनाथन। विश्व में कौन है? नॉर्मन बारलोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। SSC रेलवे के लिए एकदम पेटेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। दूसरे साइड विश्व स्तर पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्मन बारलॉग। ये एकदम से रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो, beside the situation of the East Pakistan, now Bangladesh was becoming dried as the Indo-Pak War of 1971 and Bangladesh Liberation War took fund earmarked for the industrial development। यहाँ पर याद रखिएगा, अब ये जो बांग्लादेश का विकास हुआ है, बांग्लादेश का जन्म हुआ है, यह भी हमारा जो औद्योगिकीकरण के लिए पैसा रखा गया था वो खाके हुआ है। हम लोग रखे थे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए पैसा, बीच में पाकिस्तान का पेट में दर्द उठा, नतीजा हम लोग को फिर से एक पाकिस्तान बनाना पड़ा, बांग्लादेश बनाना पड़ा। तो बांग्लादेश को बनाने में हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट फंड का पैसा था वो इंदिरा गांधी ने इन्वेस्ट करके बांग्लादेश का निर्माण करवाया। तो यहां पर बात करेंगे इस प्रकार से 1971 के वार का भी प्रेशर हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, कहीं ना कहीं हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पीछे हुआ। और दूसरा चीज है, उस समय अमेरिका भी हमारे विरोध में था, अमेरिका भी इस चीज के विरोध में था कि भारत क्यों आक्रमण कर रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा, भारत ने अमेरिका के विरोध का परवाह न करते हुए बांग्लादेश को आजाद करवाया था। तो अमेरिका जानता है शुरू से कि भारत जो ठान लेता है वो करता है, और अभी तो अमेरिका भी हमारे साथ बैठा हुआ है। तो मान के चलो बहुत जल्द हो सकता है तिब्बत की आजादी का न्यूज भी मिल जाए हम लोग को, और मानसरोवर हमारा वापस आ जाए हमारे पास फिर से। 3 किलोमीटर तो ले ही लिए हैं, अब बाकी और कुछ बचा हुआ है हिसाब किताब। कल तो स्थिति ये थी कि चाइना का जो विदेश मंत्री है वह इंडिया के रक्षा, वह चाइना का वो रक्षा मंत्री से मिलने के लिए एकदम परेशान था कि भाई किसी प्रकार से मुलाकात करवा दो मेरा राजनाथ सिंह से। होटल भी बोलोगे तो हम चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होटल में भी जाके मिल लेंगे। तो एकदम से मिलने के लिए बेचारा परेशान था। क्यों? पहली बार बेचारा को लग रहा है कि इंडिया
हिसाब लगा रहा है उसका, साथ में उसके बाकी जितने दुश्मन हैं वो भी लेके ये कर रहे हैं। उसका एक फाइटर प्लेन भी गिरा दिया गया है ताइवान के द्वारा। अब ताइवान से वो पंगा लेने की कोशिश कर रहा था कि ताइवान के क्षेत्र में उसके फाइटर प्लेन उड़ रहे थे, 5 प्लेन गए थे, परसों मार के गिरा दिया है उसमें से एक फाइटर प्लेन को। बेचारा का एक सुखोई 35 क्रैश हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ताइवान भी उधर आंख दिखला रहा है, वो भी उसका फाइटर प्लेन मार मार के गिरा रहा है। तो ये स्थिति, हालांकि नेशनल मीडिया पर हमारा ये सारा न्यूज गायब है। इंडिया ऑल्सो परफॉर्मिंग स्माइलिंग बुद्धा, यहां पर अब इंदिरा गांधी ने एक नया कार्य किया, वो था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट था जिसे पोखरण 1 कहते हैं। इसी 74 में 18 मई 1974 को यह टेस्ट किए गए थे। हालांकि यह 1 किलोटन से कम क्षमता के थे। नतीजा, विश्व ने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि 1 किलोटन से कम क्षमता वाले जो भी बम होते हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया। और 74 के बाद हम लोग मोटा मोटी 98 तक सोए रहे, या कह लो हम लोगों ने कोई भी टेस्टिंग नहीं की। 94 में एक बार कोशिश भी की तो चाइनीज कर रहा हूं, अमेरिकन सैटेलाइट ने पकड़ लिया और नतीजा हम लोगों को बंद करना पड़ा। तो यहाँ पर 74 के बाद ये प्रेशर डाला सब लोगों ने मिलके, हम लोगों ने एटॉमिक अपनी जो विकास की पूरा सिस्टम था उसे बंद कर दिया। परमाणु मूवी आई है, आप लोग देख सकते हो कि कैसे कैसे स्थितियों में यह आपका 98 का परीक्षण किया गया था। इसके लिए 2 शख्स जिम्मेदार बताए जाते हैं, याद रखिएगा। पहले थे पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं दोनों की जोड़ी ने मिलकर इस टेस्ट को कंडक्ट किया था। एक ने कुआं तैयार किया एटम बम के लिए, दूसरे ने उसमें रखा और विस्फोट कर दिया टाइम पर। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव ने यह मिलकर कारनामा किया था। द टारगेट ग्रोथ यहाँ पर जो था वो 5.6% था, बट एक्चुअल ग्रोथ यहाँ पर 3.3% ही हुआ। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारी इस योजना में, तो यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ हमारा कम होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, जिस समय बांग्लादेश को हम लोग आजाद करा रहे थे, उस समय अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में भारत से निपटने के लिए। और इस 7वें बेड़े के सामने हमारा विक्रांत आके खड़ा हो गया था। हमारा विक्रांत भी एयरक्राफ्ट कैरियर था और यह 7वें बेड़े के सामने आके खड़ा हो गया था अमेरिका का रास्ता रोक के। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त उस समय भी चला था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे थे गरीबी हटाओ का नारा भी इसी योजना में दिया गया है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। आपका 4थी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार 4थी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया। तो 4थी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो यहां पर इंदिरा गांधी ने इस नारे को दिया था, गरीबी हटाओ। अब आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1979 के बीच में ये चली थी। तो 1974 से 79 के बीच में यह योजना चली। यहां पर हम लोग बात करते हैं 5th 5-year प्लान लेड स्ट्रेस ऑन द एम्प्लॉयमेंट। इसका मुख्य जोर था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ, ये सारे के सारे फिर से थे, तथा जस्टिस, ये सारे के सारे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन गरीबी हटाओ का स्लोगन यहाँ पर रखा गया। द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन द सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के ऊपर का पूरा जोर था। एंड